भाई कल का मैच बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और आगे डिस्कशन करेंगे क्या कर सकता है पाकिस्तान अगर इंसान के बच्चों की तरह अगर खेल लो तो। वरना कल का मैच आखिरी मैच हो सकता है। अगर कल का मैच अगर लग गया पाकिस्तान को तो कल का मैच तड़ने वाला साबित होगा। आगे जाके गले की हड्डी बनेगी। और जिन जिन प्लेयर को संभल छुपा के रखा, अभी तो सचिन रविंद्र नहीं आया था, उसको रखा था संभाल के। फाइनल में हेनरी को नहीं खिलाया था और आपका फर्गूसन को सबसे साइड में छुपा के रखा हुआ था। ये तीन तुम्हारे गले पर आ सकते हैं। मेन स्टैंड टीम के साथ उतरेगी कल। और कल मुझे ये भी अगर फीलिंग आ रही है अगर लेटम को बैठा के अगर चैपमैन को खिलाते हैं वो तो और ख़तरनाक है और रजबा आने की मशीन लेटम के मुकाबले में। तो देख लेना वही क्या करना है, क्योंकि यहाँ तो चेपने वाली टीम बनाई हुई पाकिस्तान ने। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कल चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से डिस्कशन होगी। पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर है और 2 बजे कल आगाज़ होगा। और जिस तरीके से आप ये ग्राउंड देख सकते हो, जिस तरीके से तैयारी चल रही है, रेनोवेशन हुई है। और जो आपका बाहर के जो स्टैंड का जो जहाँ पार्किंग जहाँ लगनी है उसकी अभी पूरी प्रॉपर मरम्मत हुई नहीं थी, जो कि अभी रेडी हुआ है आज के दिन ही ये। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हो पिच का हाल अहवाल, पिच आप ये देख रहे हो कि फ्लैट ग्रीनिश टेक्सचर की पिच है, जो कि जितने भी आपकी बैटिंग जो है ना, स्पेशली पहले इनिंग की, आप समझ लें कि बॉलिंग का थोड़ा बहुत नुकसानदेह है, लेकिन स्पिनर यहाँ पे काम कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी ग्रास छुड़ी हुई है। और जिस लेंथ पे स्पिनर बॉलिंग करते हैं 4 स्टम्प 5 स्टम्प, तो आपने देखा होगा मिड लेंथ में वहाँ पे ज़्यादा ग्रास है, तो स्पिनर का अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। फंसा सकते हैं 25 ओवर के बाद गेम। पहली इनिंग का आपको बता रहा हूँ, और दूसरी इनिंग में भी थोड़ा फंस सकता है। और पहली देखो 2 सिचुएशन है। अगर टॉस जीत के बॉलिंग लेती है टीम तो उसका कोशिश होगी कि टीम को कि मतलब 280 के अंदर पैक करें। क्यों? ताकि टारगेट चेजेबल हो, क्योंकि 280 प्लस से लेके 300 प्लस तक टारगेट चेजेबल है यहाँ। और अगर पहली बैटिंग अगर लेती है टॉस जीत के तो उसका ये कोशिश होगी कि कम से कम 350 तक का टारगेट दे या 350 प्लस तक का टारगेट दे, तो वो आपकी डिफेंडेबल होगा। अदरवाइज इससे नीचे के 230 पे भी 50-50 फाइट हो सकती है, लेकिन अगर इससे नीचे के अगर रन हुए आप समझ लेंगे 300 प्लस या 310 या 300 के दरमियान, या इससे नीचे 280 या 270, तो जो बॉलिंग ये जिसने ली हुई होगी उसके लिए थोड़ा सा ईजिली होगा। तो ये देखना होगा। फ्लैट ट्रैक है लेकिन ग्रीनिश टेक्सचर का है, स्पिनर का फ़ायदा होगा। फास्ट का आपको मैं बता देता हूँ कहाँ का फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से आपका मैं बता देता हूँ, पहले वेदर पे डिस्कशन कर लें ताकि आगे समझाने में ईजिली हो जाए। कराची का जो कल वेदर है वो है 32 डिग्री, और जो नाइट का जो होगा वो कम से कम आपका जो दूसरी इनिंग का होगा 24 से 25 डिग्री या 20 से लेके 25 डिग्री तक आपका चल रहा होगा वेदर दूसरी इनिंग के अंदर। डिपेंड करता है क्योंकि 25 चल रहा होगा जब स्टार्ट होगी, जब मैच इख्तिताम पर पहुंचेगा तो 20 तक हो जाएगा। लेकिन क्या है, 4 जो वेन्यूज़ हैं उसके मुकाबले में सबसे कम ड्यू है कराची के अंदर। और क्योंकि 32 डिग्री वेदर है और आपका 20 से लेके 25 तक के दरमियान में दूसरी इनिंग में आपका वेदर होगा, तो ड्यू का आपका 10 से 20% या 30% होने के आपके चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर आप लाहौर का देख लो, सॉरी
आप दुबई का देख लो पहले, दूसरे पे दुबई की आती है जो कम है, दूसरे नंबर पे थोड़ा ज़्यादा है ड्यू। उसकी वजह ये है कि आपका 28 डिग्री वेदर चल रहा है, लेकिन आपका कम से कम 20 से लेके आपका 22 तक का चल रहा होता है, 22 या 23 तक। ये इससे कम आ जाओ तो लाहौर में है 28 डिग्री है दिन का, लेकिन अगर नाइट पर अगर आ जाओ तो नाइट पे आपको अच्छा खासा यानी 17 से लेके 21 तक आपको मिल सकता है। और फिर सबसे ज़्यादा जो ड्यू आपको मिलेगा रावलपिंडी के स्टेडियम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम से कम 21 से 22 डिग्री वेदर है और नाइट के टाइम पे 13 से 14 डिग्री होगी। सबसे ज़्यादा सर्दी आपको वहीं मिलेगी और जिसके ठंड होने की वजह से ड्यू फैक्टर आपको ये ज़्यादा मिलेगा। ये मैंने आपको 4 वेन्यूज़ के अलग अलग डिस्कशन करके बता दिए कि सबसे ज़्यादा आपको पिंडी के स्टेडियम में मिलेगा, सबसे कम आपको नेशनल स्टेडियम में मिलेगा। अब कराची का ये मैं बता दूं, कल होगा हैज़ी वेदर। हैज़ी वेदर से मुराद कि धूप थोड़ी हल्की होगी, सही है, और थोड़ा सा आपका हवा अच्छी चल रही होगी। और इसमें ये होगा कि आपके जो स्टार्टिंग का जो सिनेरियो होगा उसमें थोड़ा वो 2-3 आवर थोड़ा सा थ्रेट दे सकते हैं फास्ट बॉलर, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होंगे। क्योंकि जब आगे जैसे गेम बढ़ता जाएगा 20 से 25 ओवर तक पिच में नमी होती है, क्योंकि सी वेन्यू है कराची का, तो नमी की वजह से पिच थोड़ी सी नरम पड़ जाती है। नरम पड़ने की वजह से बॉल में नमी आ जाती है, नरमात आ जाती है, जिसकी वजह से आपका पिच पे बैट्समैन को थोड़ा सा तकरीबन समझ लें 5 से लेके 25 ओवर तक यानी 20 ओवर तक अच्छा एडवांटेज होता है कि रन्स को कैरी करें। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जब आता है जब स्पिन धूप में अच्छी टर्न और बाउंस आगे कैरी करे, जैसे मिचेल सेंटनर और ब्रेसवेल टाइप के स्पिनर है, तो ये गले आ सकते हैं, फंस सकते हैं, सही है। और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो आगा इम्पैक्टफुल दे सकता है यहाँ पे स्पिन में। और अबरार आपका पावर प्ले के बाद आपका 20 से लेकर 30 तक का अच्छा आपका इम्पैक्टफुल दे सकता है। कुछ देश आपका डेथ ओवर में दे सकता है थोड़ा बहुत, आखिरी के ओवर में जहाँ मारदा ज़्यादा पड़े तो वहाँ विकेटें ज़्यादा मिलेंगी इसकी बॉलिंग पे। और इसी तरीके से अगर आप देखो फास्ट बॉलर का क्या होगा, शायद आपका हल्का फुल्का 3 ओवर शुरू के अच्छे इम्पैक्टफुल दे सकता है। नसीम आपका सिर्फ रन रोक सकता है शुरू में, विकेट आपको इतनी अच्छी नहीं दे सकता जिस तरीके से उसका भी हालात चल रही है बॉलिंग की। और अगर हारिस की अगर बात करो तो हारिस आपका पावर प्ले के आखिरी के टाइम में या तो पावर प्ले के बाद 15 ओवर तक रन रोकने में इम्पैक्टफुल दे सकता है। और अगर डेथ ओवर तक अगर देखा जाए पहली इनिंग में तो आपका ये आपका क्या नाम है हारिस आपका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दे सकता है। नसीम और शाइन तो पिटेंगे, हारिस से हल्का फुल्का रन रोक सकता है या इक्का दुक्का उसको विकेट मिल जाएगी, ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक चल रही है, तो जिस कैलिबर के न्यूजीलैंड के बाद बैटर हैं वो मार सकते हैं एंड में। इसी तरीके से अगर दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड का अगर लगाया जाए पहली इनिंग का तो आपका मैट हेनरी थोड़ा सा हल्का सा रन रोक सकता है, फंसा सकता है। और विल रॉड की आपका बाउंस इस तरीके से आती है इसकी। और पावर प्ले के आखिरी में जैसे 7वां 8वां ओवर में अगर फर्गूसन आता है, फर्गूसन गले पड़ सकता है किस के अगेंस्ट, आपका बाबर के खिलाफ गले पड़ सकता है, आपका रिजवान के खिलाफ गले पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके की बॉल ऐसे यूं निकलती है ना, ये बॉल बड़ा तंग करेगी इस टाइप के बैटर का, स्पेशली सऊद शकील का। अगर सऊद शकील को अगर राउंड विकेट रख के 1-2 स्लिप लगाए और कवर पे प्ले थोड़ा आगे रखें तो सऊद भी थोड़ा अटैकिंग अगेंस्ट अपोनेंट की टीम में देख के थोड़ा बहुत घबरा के डिफेंसिव पोजीशन में खेल के कहीं ना कहीं विकेट दे सकता है। और इसी तरीके से अगर आपका
स्पिन का अगर देखो तो सेंटनर आपका गले पड़ सकता है, ब्रेसवेल आपका गले पड़ सकता है 25 ओवर के बाद या 25 ओवर से पहले, यानी 20 ओवर के दरमियान में, या शुरू में भी हल्का फुल्का पड़ सकता है पावर प्ले के बाद। और फकर का बहुत ज़रूरी है, फकर अगर खेल जाएगा 10 ओवर तक देखो ज़रूरी है। बाबर को चाहिए कि स्टार्टिंग लेग कर सकता है 50-60 की इनिंग, यानी 40 से 50 बॉलों पे खेल सकता है, यानी 120 के स्ट्राइक रेट से अगर स्टार्टिंग अच्छी दे फकर को होल्ड करा। क्यों बोल रहा हूँ, दोनों इनिंग से आप पर्पज से देखो। पहली इनिंग में तो बाबर की और अच्छी इम्पैक्टफुल आ सकती है बैटिंग, क्यों बॉलिंग इतना हिल नहीं रही होगी, पावर प्ले में अच्छा चांस है कि उसको किसी तरीके से रन्स कवर करे। अगर वो रन्स कवर करता है तो आगे भी स्पिन को ना सिर्फ फकर ही खेल सकता है अच्छा। साउथ भले जितना भी अच्छा एक्सपर्ट है, लेकिन वो चोक करेगा कहीं ना कहीं, कर सकता है आपका। और अच्छी खासी हिटिंग दे सकता है सेंटनर और ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स, इन तीनों को मारने का दम रखता है खाली फकर के अलावा और किसी में इतना दम नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखो रिजवान अगर आता है, रिजवान को चाहिए कि अगर 20 ओवर तक आता है 15 या 25 में, कोशिश करेंगे भाई 100 के स्ट्राइक रेट से खेल के 40 ओवर तक लेके जाए, ताकि आखिरी में मारदार में रन्स बनाने में आसानी हो। इसी तरीके से सेम सिचुएशन आगा का, क्योंकि कामरान गुलाम को तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है सऊदी खेलेगा मुझे लग रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि शायद अबरार खेले या ना खेले 50% है, या राना इसकी जगह खेले, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाए, 2 पार्ट टाइम स्पिनर यानी आगा और खुशदिल, और चौथा ही फ़हीम को रखें ऑलराउंडर के बैटिंग बढ़ाने के लिए। और जो कि मुझे फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं मैं आपको बता सकते, शायद अबरार भी खेल जाए, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, तो मुझे 3 कंफर्म लग रहा है, हारिस नसीम शायद, सही है। और न्यूजीलैंड का अगर देखा जाए डेथ ओवर में फर्गूसन आपका अच्छी टैकल दे सकता है, और के थोड़ा सा फंसा सकता है अगर रिजवान टाइप का कोई बैटर खड़ा हुआ हो, या आगा टाइप का, या खुशदिल। और हैंग भी ज़्यादा फ़ायदे नहीं देगा, कारामत साबित नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरी इनिंग अगर आ जाओ तो आपका न्यूजीलैंड का, पहले मैंने आपको बताना भूल गया, सॉरी, पहली इनिंग में अगर न्यूजीलैंड के अगर बैटर होते हैं तो डेथ ओवर में तो समझ लो कि ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल या सेंटनर होंगे, वो तो रन मार सकते हैं अच्छे खासे, यानी 50, 60 या 70 की इनिंग कोई भी एक चल जाए तो इसमें। और अगर मिडिल में अगर आ जाओ, ड्रारी मिचेल ले जा सकता है विलियमसन के साथ मिल के, पावर प्ले में कॉनवे और रविंद्र अच्छी फाइट दे सकते हैं 60-70 की इनिंग। और इसी तरीके से अगर आप लेथम अगर आ जाता है, लेथम अगर खेलता है तो लेथम का सिंपल सॉल्यूशन है, अगर फ़हीम अशरफ के साथ जा रहे हो, फ़हीम अशरफ सॉल्यूशन है, अगर एक स्लिप लगाओ और दोनों तरफ से अगर वेरिएशन करे, तपाए फ़हीम 2-3 ओवर लगातार अगर इसे करवाओ, लेथम को ये विकेट ले जा सकता है। वरना ये चिपक गया 90-100 के साइड में से ये 100 रन भी मार सकता है, इनिंग को कवर भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, एंकर भी कर सकता है। भले लाखों इसमें वीकनेस है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर को ही मार सकता है आराम से ईजीली। तो फ़हीम इसका ऑप्शन है। और अगर चैपमैन आता है, चैपमैन का एक ही ऑप्शन है, हारिस को लगाओ या आगा को लगाओ, या अगर अबरार को खिला रहे हो तो अबरार को लगाओ। उस दिल भी आपका कर सकता है। अगर 20-25 ओवर का अगर टर्म चल रहा हो तो ये आपके 3-4 बॉलर कर सकते हैं, जिसमें से 3 के खेलने के चांसेस हैं, यानी आपका हारिस कंफर्म है और खुशदिल और आपका आगा। बाकी फ़हीम का तो मैंने नहीं बोला, अबरार का 50-50 है, तो ये आपके 4 हो गए। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में अगर आ जाओ तो दूसरी इनिंग में देखो पावर प्ले में थोड़ा सा देखो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के पास, थोड़ा चांस होगा, न्यूजीलैंड के पास भी होगा। अगर देखा जाए पाकिस्तान के पास, शाहीन के पास हिलाने की कैपेबिलिटी है, 3 ओवर में अच्छी फाइट दे सकता है, 1-2 विकेट अगर ऊपर से ले ली तो फ़ायदेमंद है। और अगर इसी तरीके से अगर नसीम 1 विकेट लेने में काम दे सकता है, ज़्यादा हिलाने से इतना फ़ायदा नहीं देगा। हारिस थोड़ा सा डरा सकता है पावर प्ले के बाद, और फ़हीम को आप लगा सकते हो पावर प्ले के अंदर, अगर जैसे
एग्जाम्पल कर लें 3-3 ओवर करा लेते हैं, 2-4 ओवर बचते हैं तो 2 हारिस और 2 फाइन, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और इसी अगर फाइन खेलता है तो वरना अदरवाइज अब अबरार को लगाओ 7 पावर प्ले में, 7वें या 8वें ओवर की टर्म्स में, पहले नहीं लगाना। और पाकिस्तान का अगर न्यूजीलैंड का अगर ये देखें तो मिडिल ऑर्डर में मिचेल और विलियमसन 100 रन बनाने की एबिलिटी रखते हैं हल्की सी भी ड्यू फैक्टर में, क्योंकि उसके बाद फिर हिलना बंद हो जाएगा पाकिस्तानी बॉलर का। स्पिन का भी स्पेशल रोल हो जाएगा, अब राह चलता है तो वो कुछ ना कुछ रन रोक लेगा, 1-2 विकेट देने में कामयाब होगा, वरना आगा और कुछ दिल के ऊपर सारा मैच आ जाएगा मिड में कि मिड में कौन विकेट लेके देगा। तो ये तो सिर्फ रन रोकने में आपके काम आएंगे, क्योंकि अगर इनकी जगह अगर न्यूजीलैंड के बॉलर होंगे तो ये ब्रेसवेल और सेंटनर ये दोनों 3-3 विकेट ले सकते हैं दूसरी इनिंग में। या मैं आपको बता दूं, अगर फिलिप्स को भी अगर लगाते हैं 1-2 विकेट वो भी ले सकता है बीच में, और एंड तक ले जा सकते हैं तीनों बॉलर। और अगर न्यूजीलैंड का अगर डेड बॉलर का देखा जाए, 5 बॉलर का, शुरू में तो देखो रॉर्के और आपका वो तो तंग करेंगे मैट हेनरी। अगर पावर प्ले का आखिरी में फर्गूसन आपका डंडा दे सकता है 15 ओवर तक, वो खतरनाक फंसा सकता है। डेथ ओवर में फर्गूसन और रॉर्के, मैट हेनरी भी थोड़ा फंसा सकता है। इसी जल्दी से पाकिस्तान का डेथ ओवर में मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा। हारिस अगर इक्का दुक्का रोक ले, शाइन थोड़े से अच्छी थोड़ी सी लोअर अगर मार ले, या शाइन थोड़ी वो नसीम थोड़े अच्छे कटर मार ले तो बचत तो सकती है, अदरवाइज नहीं। और इसी तरीके से अगर आप ये यहाँ आ जाओ स्पिन में, सॉरी, तो ये तो मैंने आपको सारे कंडीशन और फैक्ट बता दिए बैटिंग में। मैं आप और पाकिस्तान का बता दूं दूसरी इनिंग में फ़कर को खाली रोकना ज़रूरी है। अभी दूसरी इनिंग में भी बोल रहा हूँ, फ़कर को रोकना ज़रूरी है। 10 ओवर तक रुक जाता है, भले वो सिलो खेले। बाबर को चाहिए कि वो पावर प्ले में वो गैप में अच्छा खेलना जानता हूँ। 3-4 साल से इस एबिलिटी को यूज़ नहीं कर रहा है, यूटिलाइज नहीं कर रहा है। जैसे तो सरफराज की कप्तानी में स्टार्टिंग से लेके 19 तक जिस तरीके से यूटिलाइज किया है, उसी तरीके से ज़रूरी है कि वापस से करे, क्योंकि थोड़ा वो 20% में देख रहा हूँ वो पुराने वाला अक्स इसकी बैटिंग में नज़र आ रहा है, तो वो चाहिए उसको यूटिलाइज करे। वरना अदरवाइज 1-2 विकेट अगर ऊपर से ले ली न्यूजीलैंड ने, बाजा बच जाएगा तुम्हारा। और फ़कर अगर खड़ा हो गया स्पिन की फैंटी लगा देगा, ब्रेसवेल को डरा सकता है, हिला सकता है, सेंटनर को ये बजा सकता है, ग्लेन फिलिप्स को, अगर ये खड़ा हुआ 10 ओवर तक या 15 ओवर तक तो। और मिडिल ऑर्डर में साउथ का 10 ओवर के बाद या 10 ओवर से पहले आती तो बारिश साउथ का 10 ओवर तक खड़ा रहना ज़रूरी है। अगर 10 ओवर से पहले आती है, 10 ओवर के बाद आती तो 15 ओवर तक खेलना रुकना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्पिन का रोल होगा थोड़ा बहुत। भाई ये भी 90-100 के स्ट्राइक रेट से कम रोटेशन तो लाए, ताकि रिजवान आए तो वो 100 के स्ट्राइक रेट से अच्छी स्टार्टिंग ले। ये ना हो गया भाई 50 के स्ट्राइक रेट से या 40-30 के स्ट्राइक रेट से रिजवान 30-30 बोले ले रहा हो, 10 रन बना के फिर सेट हो गया, फिर रन बनाने की कोशिश करता, उस फिर उससे रन कवर नहीं होते भाई। फिर वो या तो 50 पे 30 बना के आता, या 70 पे 40 या 80 पे 50 चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, ताकि बॉलिंग के बराबर बैलेंस के हिसाब से रन्स चले, ताकि जब आगे जब रन्स थोड़े तेज़ करने में आए तो 50 से 60 बॉलों पर 70-80 पे इसके रन्स कवर हुए हों। इसी तरीके से सेम आगा का बोल रहा हूँ, तैयब आपका फाइटिंग दे सकता है दोनों मूवमेंट से, 30 बॉलों पे 50 रन की पर अच्छी तेज़दार इनिंग दे सकता है दोनों इनिंग के अंदर। और कुछ दिल तो देखो लपा रहा है, वो तो 20-30 रन वाली उसकी इनिंग है। और फ़हीम का देखे उसका भी यही सीन, अगर वो खेलता है बैटिंग अगर बढ़ाते हैं तो। ये था आज के सीनेरियोज दो। आज थोड़ा सा लाइन से नहीं बताया, क्योंकि अभी चैम्पियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो चीज़ें बतानी थी तो उसको बताने के लिए थोड़ा सा लंबा हो गया है, और सीक्वेंस वाइज नहीं हुआ है। कल से इंशाल्लाह जो बांग्लादेश और इंडिया का स्टार्ट होगा तो वो सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जैसे हम चलते हुए आते हैं
और इसी तरीके से आज की प्रेडिक्शन में आपको दे दूँ, अगर पाकिस्तान अगर बैटिंग करता है पहली, तो पाकिस्तान को चाहिए कि भाई 330 तो एटलीस्ट मारे हैं। हालांकि 350 या 360 तक का डिफेंडेबल चाहिए, लेकिन 330 तक कम से कम मारे ताकि स्टैंड वाइज बॉलिंग कम से कम डिफेंडेबल हो जाएगी। 70% चांसेस है हाँ जीत सकता है अगर 330 मारे तो। अगर 300 तक मारता है तो 50-50 है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। और अगर पाकिस्तान 280-270 में काम ख़त्म करता है तो न्यूजीलैंड के आपके वहाँ पे 70% चांसेस है। ये पहली प्रेडिक्शन हो गई हमारी। और पहली का ये पहला पार्ट हुआ है। दूसरा पार्ट पे आ जाए, और अगर न्यूजीलैंड अगर बैटिंग लेता है, न्यूजीलैंड अगर सेम टू सेम जैसे मैंने पाकिस्तान का बताया 360-350 बनाता है, पाकिस्तान के 100% चांसेस है। और न्यूजीलैंड के अगर सेम 330 बनाता है 70% चांसेस है न्यूजीलैंड के। 300 बनाता है 60% है। 300 से नीचे बनाता है तो 50-50, यानी फाइटिंग स्पिरिट होगी मूवमेंट। समझ रहे हैं? ये हो गई हमारी पहली प्रेडिक्शन के 2 पार्ट। दूसरी प्रेडिक्शन के हम 2 पार्ट ले लेते हैं। अगर बॉलिंग लेते हैं सेम टू सेम, अगर हम सिनेरियो अगर वाइज देखें, अगर न्यूजीलैंड अगर बॉलिंग लेता है, कोशिश करता है कि 240 में पिक करें, तो न्यूजीलैंड के 100% चांस है। पाकिस्तान बॉलिंग लेता है 250 या 260 के अंदर चांसेस पर पैक करता है, मर के पाकिस्तान के 70 से 80% चांसेस हैं। ये 2 हमारे सिनेरियो मैंने आपको बता 2 प्रेडिक्शन आपको बता दी। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।